कूलम के नियम का उपयोग करके हम बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गणना कर सकते हैं। और इसी तरह चुंबकत्व में हम बायो सावर्ट नियम का उपयोग करके जो बिंदु धारा अवयव होते हैं यानी करंट एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हम उनकी गणना कर सकते हैं। लेकिन वैद्युत में हम गॉस के नियम का भी उपयोग करते हैं। इसे हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमारे पास कुछ सममित स्थितियां होती है यानी सिमेट्रिक सिचुएशन होती है और इसका उपयोग करके हम वैद्युत क्षेत्रों की गणना कर सकते हैं। वैसे जो कूलम का नियम है और जो गॉस का नियम है ये दोनों समतुल्य है। हम किसी भी एक का उपयोग करके दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास चुंबकत्व में ऐसा कोई नियम है जिसका उपयोग करके हम सममित स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्रों की गणना कर पाए? तो जवाब है हाँ। इसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहते हैं। और इस वीडियो में हम एम्पियर के इस परिपथीय नियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इससे हमें क्या पता चलता है। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 3 तार है जिनमें I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार हमें एक बंद पाश बनाना है। अब आप पूछ सकते हैं कि बंद पाश का क्या मतलब है यहाँ पर? तो आपको अंतरिक्ष में कहीं पर भी किसी भी आकार का एक बंद पाश बनाना है। तो मान लेते हैं कि हम कुछ इस प्रकार का बंद पाश बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो तार है जिसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है इसे इस पाश के बाहर रखा है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो ये हम यादृच्छिक रूप से कर रहे हैं क्योंकि ये जो नियम है एम्पियर का जो नियम है उसमें आपको कहा गया है कि आप किसी भी आकार का बंद पाश और कहीं पर भी उस बंद पाश को ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम इसे कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है हमें? अब हमें इस पाश में आगे बढ़ना है। तो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? तो एम्पियर कहते हैं कि आप कोई भी दिशा ले सकते हैं। तो चलिए ऐसा मानते हैं कि हम इस दिशा में इस पाश पर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद एम्पियर कहते हैं कि हमें इस पाश के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश और एक छोटी लंबाई का जो अवयव है उन दोनों के बीच अदिश गुणनफल करना है। उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है यानी B डॉट DL हमें ज्ञात करना है। हम B डॉट DL क्यों ले रहे हैं? तो इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। हमें पता है कि अंतरिक्ष के हर बिंदु पर ये जो हमारी तीनों धाराएं हैं I1, I2 और I3 इनके कारण कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इस पाश पर कुछ यादृच्छिक बिंदुओं पर यादृच्छिक दिशा में जो B सदिश है उसको मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस बिंदु पर जो B सदिश है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। इस बिंदु पर ऐसा मान लेते हैं कि B सदिश की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार है और इस बिंदु पर मान लेते हैं कि B सदिश की दिशा इधर है। अब इसके बाद एम्पियर कहते हैं कि जब हम इस पाश पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको प्रत्येक बिंदु पर एक बहुत ही छोटी सी लंबाई लेनी है, उसे हम DL कहेंगे। और ये जो DL होगा इसकी जो दिशा होगी वो इस पथ के स्पर्श रेखीय होगी यानी टेंजेंशियल होगी। तो यहाँ पर DL कुछ इस प्रकार से इंगित करेगा, यहाँ पर इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब ये जो DL है ये एक बहुत ही छोटा कदम है, मान लीजिए कुछ नैनोमीटर या उससे भी छोटा, मतलब ये असीम रूप से एक छोटा हिस्सा, एक छोटा टुकड़ा है। अब आपको इसका अदिश गुणनफल लेना है आपको, यानी कि B DL cos थीटा लेना है। शायद आपको अदिश गुणनफल लेना अब तक आ गया होगा और हर जगह आपको ऐसा करना होगा। ये जो पाश है उसके हर बिंदु पर आपको ऐसा करना होगा और अंत में उन सभी का आपको योग लेना होगा। योग लेने का मतलब हुआ आपको उनका समाकलन करना होगा यानी उनका इंटीग्रेशन करना होगा। तो यानी कि हमें इस बंद पाश के हर बिंदु पर B डॉट DL निकालना है और समाकलन करना है। और एक बात हम आपको याद दिला दें कि एम्पियर के नियम में आपको केवल बंद पाश ही लेने हैं, ये सब खुले पाश के लिए आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई पाश इस प्रकार से है तो यहाँ पर भी हम B डॉट DL निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पियर का नियम इसके लिए काम नहीं करेगा। आपको केवल बंद पाश ही लेने होंगे। और चलिए इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं छोटा सा कुछ इस प्रकार से और यहाँ लिख देते हैं बंद पाश। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम जो है ये बंद पाश के लिए आपको उपयोग में लाना है, ना कि खुले पाश के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये तब से क्या किए जा रहे हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार ये जो B डॉट DL का समाकलन है जिसे हम एक बंद पाश के लिए कर रहे हैं ये हमेशा म्यू नॉट I परिबद्ध इस राशि के बराबर आएगा। इसे ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं और इसे परिपथीय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पथ का उपयोग कर रहे हैं हम। अब हो सकता है आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हमें इस नियम की आवश्यकता ही क्यों है।
तो हम भविष्य की वीडियो में ये देखेंगे कि हम इसका उपयोग कुछ सममित स्थितियों में यानी कुछ सिमेट्रिक सिचुएशंस में चुंबकीय क्षेत्रों की प्रबलता को निकालने के लिए कर पाएंगे। और ये हम अभी नहीं करेंगे, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दाई और हमारा जो म्यू नॉट आई परिबद्ध है, इसका क्या मतलब है। तो आई परिबद्ध को समझने के लिए एक तरीका ये है कि आपको ये सोचना है कि ये जो पाश है इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आर पार जा रही है। और एक तरीका ये है कि आप इस पाश के अंदर एक सतह बना ले। मान लीजिए आपने ये जो पाश है इसे एक साबुन के घोल में डुबो दिया, तो आपको एक साबुन की फिल्म मिल जाएगी इस प्रकार की। तो एम्पियर के अनुसार इस सतह से जो भी धारा आर पार प्रवाहित हो रही है उसी को आपको परिबद्ध धारा के रूप में सोचना होगा। तो परिबद्ध धारा मूल रूप से वो कुल धारा है जो पाश से संलग्न एक सतह से होकर गुजर रही है, उसके आर पार जा रही है। तो हमारे उदाहरण में जो परिबद्ध धारा है वो क्या है, वो है I1 और I2। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, B.dl का समाकलन ये बराबर होगा म्यू नॉट गुणा आई परिबद्ध। अब हमारे उदाहरण में जैसे हमने कहा कि आई परिबद्ध है I1 और I2, यहाँ पर ये जो I3 धारा है वो इस पाश से और ये पाश की जो सतह है इससे बाहर है, तो हम इसे नहीं लेंगे। तो कुल परिबद्ध धारा क्या है, I1 जमा I2। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना होगा, एक धारा की दिशा ऊपर की ओर है और एक धारा की दिशा नीचे की ओर है। तो क्या हमें इन दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग नहीं लेना होगा। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार भी हमें इन दोनों को जो इनका चिन्ह है अलग अलग लेना होगा, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। अब प्रश्न यह है कि किसे हम धनात्मक ले और किसे हम ऋणात्मक ले। तो एम्पियर कहते हैं कि इसे चुनने के लिए हमें दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करना होगा, यानी राइट हैंड रूल का उपयोग करना होगा। तो हमें अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ना है कि वो उस दिशा में इंगित करे जिस दिशा में हम इस पाश में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर जो हमारा अंगूठा होगा वो उस दिशा को इंगित करेगा जिस दिशा में धनात्मक धारा की दिशा होगी। तो हमारे उदाहरण में हमें अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ना होगा, क्योंकि इस पाश में जो आगे बढ़ने की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जो अंगूठा है वो नीचे की ओर इंगित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया तो हमें ये जो नीचे की दिशा मिली ये धनात्मक धारा की दिशा मिली, यानी कि हमारे उदाहरण में ये जो I2 है उसे हमें धनात्मक लेना होगा और I1 जो ऊपर की ओर है इसे हमें ऋणात्मक लेना होगा। तो ये हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का सटीक अनुप्रयोग है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार आप खुद से प्रयास कीजिएगा। तो मान लीजिए हम एक पाश लेते हैं और इसे हम इस बार आयताकार बनाते हैं। तो हमने ये आयताकार पाश ले लिया, क्योंकि जो पाश है उसका जो आकार है वो कुछ भी हम रख सकते हैं, बस वो बंद होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इस पाश में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप B.dl की गणना कीजिए। तो वीडियो को रोकिए और कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि हम इस पाश को एक साबुन के घोल में डुबो देते हैं और यहाँ पर हमें एक फिल्म मिल जाएगी, एक सतह मिल जाएगी। हमें ये देखना है कि उस सतह से कितनी धारा आर पार जा रही है, तो वही हमें परिबद्ध धारा देगा। अब यहाँ पर I2 और I3 ये दोनों हमारी परिबद्ध धाराएं होंगी। अब हमें ये देखना है कि कौन सी दिशा धनात्मक दिशा होगी, तो उसके लिए हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करना है। तो हम अपनी जो उंगलियां हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से घुमा लेंगे इस पाश की दिशा के हिसाब से। तो जो हमारा अंगूठा है वो किस दिशा में इंगित हो रहा है, वो ऊपर की ओर इंगित हो रहा है, यानी कि इस बार जो ऊपर की दिशा है वो हमारी धनात्मक दिशा है। तो I3 यहाँ पर धनात्मक होगा और जो I2 धारा है वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। और ध्यान दीजिए हम यहाँ पर I1 को इस परिबद्ध धारा में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस पाश के बाहर है। तो इस प्रकार से हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। और अब वीडियो को समाप्त करने से पहले हम इस नियम की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि इस नियम को हम बायो सावर्ट नियम से व्युत्पन्न कर सकते हैं। और एक और खास बात यह है कि इस नियम का उपयोग करके हम बायो सावर्ट नियम को भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दोनों समतुल्य है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस नियम का उपयोग करेंगे। तो जवाब है कि ये स्थिति पर निर्भर करता है। जो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, जो अधिक सुविधाजनक होगा, हम उसका उपयोग करेंगे। तो जैसे जब चीज़ें अधिक सममित होती है यानी सिमेट्रिक होती है तो हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो गणनाएं होती है वो सरल हो जाती है। इसके बारे में हम भविष्य के वीडियोज़ में बात करेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आई परिबद्ध है इसमें हम केवल उन धाराओं की बात करें हैं जो कि पाश के अंदर हो, यानी कि जो ये सतह के आर पार जा रही हो। लेकिन ये जो बी है यानी हमारी चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, ये भी
केवल उन धाराओं की वजह से नहीं है जो इस पाश के अंदर है, ये भी उन सभी धाराओं की वजह से है जो यहाँ पर उपस्थित है। यानी कि यहाँ पर B1, B2, B3 इन सभी को हमें यहाँ पर सम्मिलित करना होगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो हम केवल परिबद्ध धाराओं को ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सभी जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलताएं हैं उन सभी को ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो गैर परिबद्ध धाराएं हैं यानी नॉन इनक्लोज करंट्स है, इनके द्वारा जो BDL का योगदान होगा, जब हम उन सबको जोड़ेंगे तो आपको शून्य मिल जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए इस पाश के किसी टुकड़े पर, किसी हिस्से पर इस BDL का योगदान मान लीजिए धनात्मक होगा, तो किसी टुकड़े पर इसका योगदान ऋणात्मक हो जाएगा। इस कारण से ये जो कुल इसका योगदान होगा वो शून्य आपको मिलेगा। ये काफ़ी हद तक गॉस के नियम की तरह है, जहां पर हम जब आवेश की बात कर रहे थे तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता था वो केवल उन आवेशों पर निर्भर करता था जो सतह द्वारा परिबद्ध होते थे। शायद आपको ये ध्यान हो। और जो आवेश इस सतह के बाहर होते थे उनका जो फ्लक्स होता था, उसका जो नेट योगदान होता था वो शून्य होता था। यानी कि जितना फ्लक्स अंदर जा रहा होता था उतना ही बाहर निकल रहा होता था। अब अंतिम बात और कर लेते हैं। तो जब हम सतह की बात कर रहे थे तो हमने साबुन के घोल का उपयोग किया था समझने के लिए। अब साबुन का घोल जो है ये आवश्यक नहीं कि वो द्विविमीय ही हो, यानी कि 2D हो, यानी एक सपाट सतह हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सतह हो वो एक खुली सतह हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पाश के लिए हमारे पास एक खुली सतह है, एक ओपन सरफेस है। यानी कि हम यहाँ पर ऐसी सतह भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि कोई ऊपर से इस पर फूंक मार रहा है, तो इस सतह का क्या होगा? हमें कुछ इस तरह से ये मिलेगी। और अब I परिबद्ध वो धारा होगी जो इस सतह से होकर गुजर रही है, और इसीलिए आप अपने पास में कोई भी खुली सतह जोड़ सकते हैं। सपाट सबसे सरल होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि आप इसे सपाट ही रखें। आपको यहाँ पर I परिबद्ध समान ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये सतह जोड़ने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या हम बस यहाँ पर पाश का उपयोग करके ये नहीं देख सकते कि परिबद्ध धारा कौन सी है? निश्चित रूप से अधिकांश सरल स्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे व्यापक बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई जटिल समस्याएं भी आ जाती है जिनमें ये इतना स्पष्ट नहीं होता, और वहाँ पर ये अधिक उपयोगी होता है कि हम यहाँ पर कोई सतह मान लें। जैसे कि भविष्य में हम संधारित्रों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सतह वाला आइडिया था, इसे आप अगर उपयोग में लेंगे तो आपको अधिक अच्छे से ये समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश उदाहरणों में यदि आप केवल एक पाश भी ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और आप उस पाश में एक सतह संलग्न कर लीजिएगा जिसमें से आपको ये देखना होगा कि कौन सी धारा इसके आर पार जा रही है, इस सतह से होकर गुजर रही है, और वही आपकी परिबद्ध धारा होगी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।